शादी की रात मेरी जेठानी मेरे कमरे में दाखिल हुई और अंदर आकर बोली, तुम्हारा शोहर बहुत जवान है, आज तुम्हें लग पता जाएगा। मैंने उसकी बात को हंसकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर सोचने लगी कि मेरी जेठानी मेरे शोहर की ताकत के बारे में कैसे जानती है। वो रोज रात को मेरे कमरे के सामने बैठ जाती थी। वो हमेशा मुझ पर नजर रखती थी। एक दिन मैं घर पर नहीं थी जब उसने मुझे एक तस्वीर भेजी, जिसको देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो मेरे कमरे में मेरे शोहर के साथ। मेरा नाम मायरा है। मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी। मेरे वाले साहब बहुत ही अमीर आदमी थे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक साहिल नामी लड़के को बहुत पसंद करती थी। पहले हम दोनों में दोस्ती हुई और इसके बाद मोहब्बत, और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत नफरत थी और मैं हमेशा ये दुआ किया करती थी कि जहाँ भी मेरी शादी हो वो जॉइंट फैमिली ना हो। पर मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था कि जिस चीज़ से मैं भागना चाहती थी वही मेरे सामने आ गई। साहिल ने बताया कि वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है और कम से कम भी 3 साल तक वो इस सिस्टम से अलग नहीं हो सकता है। मुझे ये 3 साल भी अभी से ही 3 सदियां लगने लगे थे, लेकिन मैं साहिल से मोहब्बत करती थी। सिर्फ इस वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने साहिल से शादी कर ली और मैं उसके घर चली आई। मैं उसके घर वालों से मिली। उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा भाई और उसकी बीवी इशरत थे, और साहिल के अम्मी अबू भी उसी घर में रहते थे। इसके अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र 14 साल होगी। बज़ाहिर तो ये लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे सास ससुर भी अच्छे इंसान मालूम होते थे, और मेरी छोटी नंद तो गोया बिल्कुल ही छोटे बच्चों जैसी थी। उसको तो मैं इतना पसंद आई कि वो मेरे हाथ नहीं छोड़ती थी। वही मुझे मेरे कमरे में बिठाने आई थी, और साथ ही मेरी जेठानी भी थी, जो बहुत ही संजीदा मिजाज मालूम हो रही थी, क्योंकि वो बहुत चुप लग रही थी। पर उसने अचानक एक अजीब हरकत की। उसने मेरी नंद को किसी बहाने से कमरे से भेज दिया और मेरे करीब आकर बैठ गई। मुझसे बातें करने लगी। देखो मायरा, तुम इतनी सजी धजी बैठी हो, लग तो बहुत अच्छी रही हो, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। शायद मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने घूंघट पलटकर अपनी जेठानी की तरफ देखा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा अच्छा लगना उसे अच्छा नहीं लगा है। फिर भी मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया। शादी के पहले रोज ही मैं अपने दिल में अपने ससुराली रिश्तेदारों के मुतालिक बदगुमानी नहीं पालना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं, छोड़ो बस। उसने फिर मुझे उलझन में डाल दिया था ऐसा कहकर। नहीं बताएं आखिर क्या बात है, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो खुलकर कहें। मैंने इशरत से कहा, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझे खौफ है कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब ना ले लो। इशरत ने अजीब से अंदाज में कहा, नहीं भाभी, मैं आपकी किसी बात का गलत मतलब नहीं लूंगी। आप जो कहना चाहती हैं आराम से कहें। मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर वो क्या बात करना चाहती है। मैं जानना चाहती थी, हो सकता है ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हो, नहीं तुम खामखा मुझसे बदगुमान हो जाओगी। मैं जो भी कहना चाहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई मसला ना हो, और मेरा यकीन करो मैं तुम्हें अपनी बहन जैसी समझती हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी बात को गलत मतलब ले लो। इस खौफ से मैं नहीं कह पा रही जो कहना चाह रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी बात का गलत मतलब नहीं लूंगी। आप जो भी कहना चाहती हैं खुलकर कहें। मैंने फिर कहा, असल में मैं इस घर के मकीनों का मिजाज बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से इनके साथ रही हूँ। तुम इतना सज धज के बैठी हुई हो, जबकि साहिल को सादगी पसंद है। उसे ये इतना सारा मेकअप और ये भारी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो मुझे और अपनी बहन को भी टोक दिया करता था कि औरतें सादा लिबास में अच्छी लगती हैं। उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए मैं तुमसे ये बात करना चाह रही थी ताकि वो तुमसे खुश हो जाए। इशरत ने कहा तो मुझे हैरानी हुई। मेरी साहिल से इस मौजू पर कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी सादा से लिबास में जाती थी, इसलिए शायद उसे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि शायद मेरी जेठानी सही कह रही है, क्योंकि मैं हमेशा सादा ही रहती थी और इसीलिए साहिल ने मुझे पसंद किया। मैं दुल्हन के रूप में तैयार होकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे कहा, देखो मायरा, जो शोहर को अच्छा लगे औरत को वही करना चाहिए, इसलिए तुम ये कपड़े बदल डालो और मेकअप भी उतार कर कोई बारीक और हल्का सा कपड़ा पहन लो, जिसमें तुम भी आराम से रहो और साहिल भी तुम्हें देखकर बेजार ना हो। इशरत ने कहा तो मैंने ऐसा ही किया और साहिल के आने से पहले कपड़े भी बदल डाले और मेकअप भी उतार दिया। ना जाने क्यों मुझे इशरत की बात पर यकीन हो गया था। मैंने सोचा कि वो बरसों से इन सब के साथ रह रही है तो सबकी पसंद नापसंद जानती होगी। जब साहिल कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एक अजीब बात कह डाली, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें दुल्हन के लिबास में गौर से देखा भी नहीं था और तुमने कपड़े बदल लिए। अगर गर्मी का मौसम होता तो मैं खुद तुम्हें कहता कि बेशक ये कपड़े बदल लो, लेकिन मौसम भी ऐसा कोई गर्म नहीं है। अगर 1 घंटा तुम मजीद और उसी लिबास में रहती और मैं तुमको एक नजर देख लेता तो तुम्हारा क्या चला जाना था? ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमारी पहली रात ही खराब कर डाली। मैं तो यही सोच कर आया था कि अपनी दुल्हन को देखूंगा, पर मेरी दुल्हन कहाँ है?
तुम्हारे तो हाथों में चूड़ियां भी नहीं है। वो मुझे इस हाल में देखकर बरहम सा हो गया। मैं तो इतनी परेशान हो गई कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने बोलने की हिम्मत की, इससे पहले कि मैं ये कहती कि तुम्हें तो ये सब पसंद है, कि साहिल मुझसे मुंह मोड़कर सो गया। मैं उसको जगा भी ना सकी और सोचती रही कि ये क्या हो गया। मैंने ये बात अपनी जेठानी से नहीं की और मुझे मौका भी नहीं मिला। हमारे खानदान में दावतें होने लगी और इस तरह मेरी शादी का शुरुआती वक्त गुजर गया। लेकिन मियाँ बीवी में दूरी आखिर कब तक रहती है। अगले दिन मैं खूब अच्छे से तैयार हुई तो साहिल मुझे देखकर खुश हो गया। उसने मेरी बहुत तारीफ की और जो सोने की चूड़ियां वो मेरे लिए मुंह दिखाई में लाया था उसने मुझे पहना दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी जेठानी को हमारी शादी की कोई खुशी नहीं हुई है, पर यह नॉर्मल था क्योंकि ससुराल में लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए तो मैं ससुराल से भागती थी क्योंकि अपनी दोस्तों और कजनों से ससुराल के बहुत से किस्से सुन चुकी थी। हमारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था, इसलिए साहिल ने काम से भी छुट्टियां ली हुई थी। हमने रात को एक साथ बैठकर फिल्म देखने का प्लान बनाया। हमने फिल्म लगाने के लिए टीवी ऑन किया, कमरे की लाइट चली गई। हम लोगों को बहुत मायूसी हुई कि आज तो हमने मूवी देखनी थी। लेकिन फिर मेरी नज़र अचानक बाहर की तरफ गई तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सारे घर की लाइट थी, सिर्फ हमारे कमरे में ही बिजली नहीं आ रही थी। मैंने ये बात साहिल को बताई तो उसने कहा कि सर्किट में कोई मसला होगा और वो ये देखने के लिए चला गया। पर वो इस काम को करके 2 घंटे बाद वापस आया और साथ ही लाइट भी वापस आ गई। मैंने उससे सवाल किया आखिर इतना वक्त कहाँ लग गया, तो वो कहने लगा कि बिजली की तारों की समझ नहीं आ रही थी। खैर करते कराते काम हो गया और थोड़ा वक्त लग गया। रोज रात को मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई मौजूद है और मुझे देख रहा है। एक दफा तो मुझे दरवाजे की आड़ से नीले रंग के कपड़े भी दिखाई दिए जो कि किसी औरत के ही थे। अगले दिन मेरी जेठानी ने भी नीले रंग के कपड़े ही पहने हुए थे। मेरे साथ इस घर में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। जब मैंने अपनी शादी के बाद पहली दफा खाना बनाया तो मुझे खीर बनाने का कहा गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने खीर में चीनी ही डाली थी और मेरी आदत थी कि मैं खाना बनाते हुए बार बार खाने को चखती थी। लेकिन जब मैंने वो खीर सबके सामने पेश की तो इसमें चीनी की जगह नमक था। साहिल ने भी मुझे ही डांटा। मायरा माना कि तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि मैं 3 साल तक तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, कम से कम 3 साल तो अच्छे से गुजार लो। साहिल को ये हरकत बहुत बुरी लगती थी जो मैंने की ही नहीं थी। साहिल मेरा यकीन करो, मैंने खीर में नमक नहीं डाला। मैंने अपनी सफाई पेश की। अगर तुमने नमक नहीं डाला तो क्या किसी जिन ने आकर डाला है, वो नाराज लहजे में बोला। उसे अपनी तस्लील महसूस हो रही थी घर वालों के सामने, क्योंकि पहली बार उसकी बीवी ने घर में कुछ बनाया था और उसमें गड़बड़ हो गई और वो यही सोच रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे खुद भी इस हवाले से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। खैर कुछ दिन यूं ही बदमजगी से गुजर गए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन मुझे मेरे ससुर ने अपने कपड़े इस्त्री करने को दिए। मैंने अच्छे से कपड़े इस्त्री करके उनको वापस कर दिए और थोड़ी देर बाद मुझे उनकी आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि उनकी कमीज जली हुई है। मैं तो हैरानों परेशान रह गई क्योंकि मैंने उनकी कमीज नहीं जलाई थी। उन्होंने मुझे डांटा तो नहीं, लेकिन उनका मूड खराब हो गया क्योंकि वो जल्दी में किसी दोस्त के बेटे की शादी में जा रहे थे और उनको देर हो गई। मायरा क्या तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता या तुम जानबूझकर ये सब हरकतें कर रही हो? साहिल फिर बदगुमान हुआ। मैं परेशान हो गई। अब अपनी सफाई में कहती भी तो क्या कहती, आगे से किसी ने मानना ही नहीं था। इसी तरह मैं उस घर में जो भी काम करती वो काम बिल्कुल ठीक कर देती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे बताया जाता था कि ये काम खराब हो चुका है। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक तो पहले ही मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के खिलाफ थी और फिर मेरे साथ ये सब अजीबोगरीब हो रहा था। शादी को अभी 10 ही दिन हुए थे और इन 10 दिनों में ही मेरे ससुराल वालों की नजरों में मुझसे इतनी सारी गलतियां हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और बताया उन्होंने हमारे लिए टिकट खरीदे हैं और वो हमें सैर पर भेजना चाहते हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी जेठानी भी वहीं बैठी थी। उसने भी सबके सामने ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। पर जिस दिन हम लोगों ने घर से निकलना था उसी दिन सुबह सुबह एक वावेला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने शोर सुना। मेरी नंद सीढ़ियों से गिर गई थी। सब उसके आसपास खड़े थे। वो नींद बेहोश थी और कुछ कहना चाह रही थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा भाभी। सब लोग ये समझे कि वो शायद कुछ कहना चाहती है कि मुझे भाभी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है। इसके बाद मेरी नंद बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में चली गई है और कब कोमा से वापस आएगी कोई भी नहीं बता सकता। बैठे बिठाए घर का माहौल खराब हो गया और सब मेरी नंद के लिए परेशान हो गए। आखिर वो सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। सब ने मुझे ही कसूरवार ठहराया और मेरी फैमिली को भी बुला लिया और उनसे सवाल किया कि जब से ये लड़की इस घर में आई है उसने एक काम भी ठीक से नहीं किया और उसने हमारी बेटी के साथ ये सब कर दिया। इससे पूछेंगे कि आखिर ये चाहती क्या है। साहिल भी चुप था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी खामोशी की वजह क्या है। वो अपनी बहन की वजह से परेशान था
उसने तो मेरे हक में या मेरे खिलाफ भी एक लफ्ज तक ना बोला। मेरे वाले साहब को भी गुस्सा आ गया और वो मुझे अपने साथ ले गए। जिस रात मैं अपने घर आई थी उसी रात मुझे अपने फोन पर एक तस्वीर मौसूल हुई, जिसे देखकर न सिर्फ मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई बल्कि मेरा सर चकराने लगा। मैं उसी टाइम अपने ससुराल भागी, क्योंकि बात ऐसी ही थी। मैंने अपने घर वालों को नहीं जगाया, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। रात का 1 बज रहा था। मैं चोरी चुपके घर से निकली। रास्ता सुनसान था और सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैंने शॉल को सही तरीके से ओढ़ा और रिक्शे की तलाश में इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। काफी दूर चलने के बाद मुझे एक रिक्शा नजर आया, लेकिन रिक्शा ड्राइवर सो रहा था। मैंने अपना मोबाइल दस्तक के अंदाज में रिक्शे की साइड पर मारते हुए उसे जगाना चाहा। रिक्शे वाला आंखें मूंदता हुआ उठा। जी कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने सवाल करते हुए मुझे अजीब नजरों से देखा तो मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने खुद को मलामत की कि रात के इस पहर मुझे तन्हा बगैर किसी को बताए घर से नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन जो कुछ मैंने उस तस्वीर में देखा था उसके बाद मेरा जहन माऊफ हो चुका था। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी और सबका बांडा फोड़ना चाहती थी। मैं रिक्शे में सवार हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तवील मुसाफत के बाद मेरा घर आ गया था। मैं फौरन घर की तरफ भागी तो रिक्शे वाले ने पीछे से पुकारा, बीबी जी पैसे तो देती जाएं। रिक्शे वाले ने कहा तो मुझे होश आया। मैं इतने गुस्से और इतनी अचलत में देखे उसे पैसे देना ही मुझे याद नहीं रहा। मैंने पैसे निकालकर उसे दिए और अंदर की तरफ दौड़ लगाई। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। जो मंजर उस तस्वीर में मैंने देखा था वो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त हरगिज़ नहीं था। मेरा खून खोल रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। गुस्से से मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने मेरा छोटा देवर था। रात के इस पहर जाग रहा था और मुझे देखकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछता मैं अपने कमरे की तरफ भाग उठी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला तो देखा मेरा शौहर साहिल सो रहा था। मैंने उसे झंझोड़कर जगाया और कहा, ये था तुम्हारा प्लान? तुम मुझे मेरे घर से निकालकर ये सब करना चाहते थे? आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम एक बेवफा इंसान हो। वो नींद के खुमार में था। अपनी आंखें मलता हुआ परेशानी से उठा। उसने नासमझी वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। तुमने मुझे जानबूझकर घर से निकाला है। तुम्हारी भाभी की इशरत के साथ चक्कर चल रहा है और इसीलिए तुमने मुझे निकाला। मैंने गुस्से से कहा तो वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, होश में तो हो। तुम जानती हो कि क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? उसने गुस्से से कहा। मेरी चीखें सुनकर घर के तमाम अफराद वहां जमा हो गए। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच है और ये रहा सबूत। मैंने मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने करके उसे तस्वीर दिखानी चाहिए, लेकिन तस्वीर नहीं थी। वो तस्वीर डिलीट हो चुकी थी मेरे व्हाट्सएप से। इशरत मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और रोने लगी। देखो साहिल, तुम्हारी बीवी मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी सोच इतनी गिरी हुई होगी। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और तुम्हारी माँ जैसी हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी के जहन में इस पाक रिश्ते को लेकर इतनी गलाजत भर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। इशरत रोने लगी। साहिल, अपनी बीवी की जुबान को लगाम दो। ये मेरी बीवी पर और तुम पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है? इशरत के शौहर ने कहा। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम रहा था। मेरी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था और मैं एक नफ्सियाती मरीज बनकर रह गई थी। मैंने सबके सामने साहिल से कह दिया कि मुझे तलाक दे दे। शादी को अभी 1 महीना नहीं हुआ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम वो मायरा तो नहीं लग रही जिससे मैंने मोहब्बत की थी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर और अपने इंतखाब पर। साहिल ने गुस्से से कहा। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान पर अंधा एतमाद किया। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सब मजीद हैरान हुए कि 1 माह की शादी के बाद ही दुल्हन ने तलाक का मुतालबा कर दिया। आखिर ये हो क्या रहा है? साहिल ने सबको वहां से जाने का कहा। वो मुझसे तन्हाई में बात करना चाहता था। मायरा, क्यों अपना और मेरा तमाशा बना रही हो? तुम पहले ही मेरी इज्जत इस घर में काफी खराब कर चुकी हो अपने कारनामों की वजह से, पर आज तुमने बात ही अजीब कर दी है, साहिल ने कहा। अब वो थोड़ा आराम से बोला। मुझे एक तस्वीर मिली थी जिसमें मेरी जेठानी मेरे कमरे में मेरे कपड़े पहनकर तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। मेरी बात सुनकर साहिल ने सर पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आराम से सो रहा था। और किसने तुम्हें ऐसी तस्वीर भेजी है? उसने पूछा। मुझे एक अनजान नंबर से ये तस्वीर भेजी किसी ने, मैंने कहा। मैं उससे इस बात पर बहस करने लगी और अचानक साहिल की नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा उसके तकिए के पास एक झुमका पड़ा था और ये इशरत का था। साहिल समझ गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इतने में साहिल को डॉक्टर की कॉल आई और डॉक्टर ने कहा कि उसकी बहन को होश आ गया है। जब सब अस्पताल पहुंचे तो मेरी नंद ने सबको एक अजीब बात बताई। उसने बताया कि वो इशरत के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि उसने इशरत और उसकी बहन फायदा की बातें सुन ली थी। भाई इशरत भाभी और उनकी बहन फायदा कह रही थी कि वो आपकी और मारिया भाभी की तलाक करवाना चाहती हैं ताकि इशरत भाभी आपकी शादी अपनी बहन फायदा से करवा सके। और जब इशरत भाभी ने यह देख लिया कि मैंने ये बातें सुन ली हैं तो उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया।
मैं बेहोश होने से पहले भाभी को ये बात बताना चाहती थी कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मेरी नंद ने सबको सब कुछ बता दिया और सब हैरान रह गए। मेरे जेठ ने भी ये सारी बातें सुनी और वो एक सीधा साधा इंसान था, सारे मामलात में खामोश रहता था, पर आज गोया उसकी आंखें और जुबान दोनों खुल गई थी। उसने घर जाते ही इशरत को ये सारी बातें याद दिलाई और उसे तलाक दे दी। इशरत सबको बद्दुआएं देती हुई निकली कि कोई शख्स इस घर में खुश नहीं रहेगा, इस घर पर अजाब आएंगे। लेकिन दरअसल वही इस घर का सबसे बड़ा अजाब थी जो आज टल गया था। मैं भी घर वापस आ गई और मेरी नंद भी। मेरे सास ससुर ने मेरे जेठ की शादी एक अच्छी औरत से करवा दी जो पहले से बेवा थी। वो औरत बहुत नेक और पारसा थी। उसकी कदम इस घर में आ गई तो जैसे खुशहाली आ गई और इशरत की तमाम नहुसत गायब हो गई। 1 महीने बाद हम सब घर वालों ने सैर पर जाने का प्लान बनाया। सब ने मुझसे माफी मांगी और मैंने सबको माफ कर दिया। अब यही लोग मेरी फैमिली है और मैं हमेशा इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगने लगी है। मैं समझ गई हूँ कि जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ रिश्ते भी जॉइंट होते हैं। सच कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिर जाता है। इशरत मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी लेकिन खुद ही उसमें गिर गई। और फिर सुनने में आया है कि उसकी छोटी बहन फायदा की शादी हो गई, लेकिन उसका शोहर उस पर जुल्म करता है। मैं सोच रही थी कि जो औरत किसी और की बहन का बुरा चाह रही थी, यानी कि मेरा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन को जगह देना चाहती थी, आज उसकी अपनी बहन के साथ बुरा हो रहा था। अगर इशरत मेरे साथ अच्छा करती तो आज वो खुद भी खुश होती इस घर में और उसकी बहन भी अपने ससुराल में खुश होती।